Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I made this video on the topic of chemical bonding in S&P block element for first year honors students. My name is Fawzia and I belong to University of Karachi. Here we have 4 different contents in this chapter. The first one is different types of chemical bond. Second is ionic bond. Third one is covalent bond, and in the last we will discuss about hybridization. So let's start with the first topic, that is different types of chemical bond. Chemical bond क्या चीज़ होती है? Basically this is a type of force of attraction that is present in between atoms in order to convert them into molecules or compound. Basically ये एक ऐसी force of attraction है जो कि एटम्स को होल्ड करके रखती है, एटम्स के बीच में मौजूद होती है ताकि वो उसको कन्वर्ट करें कंपाउंड और मॉलिक्यूल में. तो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड. नाउ हियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड लाइक ionic bond and covalent bond that I will discuss later in my presentation. तो बेसिकली जितनी ही ज़्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन बिटवीन द एटम्स, द स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड एंड मोर स्टेबल द मॉलिक्यूल विल बी. जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एटम्स के दरमियान उतना ही ज़्यादा कंपाउंड आपके पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन उतना ही स्टेबल होगा. अगर वाइस वर्सा देखें तो जितनी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द एटम उतना ही वीक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, उतनी ही अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे और अनस्टेबल नेचर की वजह से वो तेज़ी से रिएक्शन करेगा. जो भी चीज़ अनस्टेबल होती है वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है. जो चीज़ स्टेबल होगी वो लीस्ट रिएक्टिव होगी. ठीक है, ये बात आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है वो लीस्ट रिएक्टिव होती है, जो कि अनस्टेबल होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, हाईली वल्नरेबल होती है टुवर्ड्स रिएक्शन. राइट, here we have different types of chemical bond like ionic bond, covalent bond, hydrogen bond. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. Now here we have a type of chemical bond that is ionic bond or electrovalent bond. Basically ionic bond is also referred as electrovalent bond. Electrovalent bond और ionic bond कब फॉर्म होता है in between the atoms? जब दो एटम्स जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन करें, मतलब एक एटम कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और एक एटम कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे, तब इनके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी दैट विल बी रेफर्ड एज आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. या इसकी एक डेफिनेशन ये भी बताई जाती है कि जब आपके पास जो दोनों एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 7 से ज़्यादा होगा तो जो रिजल्टिंग बॉन्ड है वो आपके पास आयोनिक बॉन्ड होगा. राइट, तो मैंने आपको यहाँ पे 2 डेफिनेशंस बताई हैं. फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि जब दो एटम्स में से एक एटम इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली लॉस कर दे और दूसरा एटम कम्प्लीटली गेन कर ले तो उस वक्त जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी इन बिटवीन दी एटम्स वो आपके पास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि जब आपके पास दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 7 से ज़्यादा होगा तो आपके पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. राइट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद आप किस तरह से गैस कर सकते हैं, वो बेसिकली गैस कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में. ये चीज़ आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में 9 में मैट्रिक में फर्स्ट और सेकेंड ईयर में स्टडी कर चुके हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जबकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. जैसे कि आपने स्टडी किया होगा ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के बारे में, वो मोनोवैलेंट होते हैं, डाईवैलेंट होते हैं. इसका मतलब ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं. और वो बेसिकली है क्या, सारे के सारे मेटल्स हैं. तो मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से लॉस करते हैं, जबकि नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो मेटल के लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के मेंबर्स को, ग्रुप 6 के मेंबर्स 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, -2 चार्ज आता है. लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन -2 स्टेट.
और आपने देखा होगा ग्रुप 7 के मेंबर्स को, जब हमने हैलोजेंस को डिस्कस किया था, हमने ये बात स्टडी की थी कि उनके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली बात समझने की यहाँ पे क्या है कि मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स मेटल के लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। ये बात आपको ऑलरेडी 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मालूम है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कंपाउंड्स की, कि उसमें जो एटम्स मौजूद होंगे वो एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। मेटल कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और नॉन मेटल उस लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली गेन कर लेगा, राइट। तो बेसिकली अगर आप इसको डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप डायग्राम में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस्ट हो रहा है और नॉन मेटल कंप्लीटली उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक। कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करने के बाद और कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद चार्जेस अपेयर हो जाते हैं एटम्स के ऊपर। कैसे चार्जेस अपेयर हो जाते हैं? जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ द हायर प्रोटॉन्स इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स सरफेस, राइट। अपोजिट साइड पर क्या होगा? नॉन मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और प्रोटॉन कम हो गए, राइट। तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो आपके पास मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नॉन मेटल के ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो आपके पास जो आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होगी वो दो अपोजिटली चार्ज आइंस के बीच में फॉर्मेशन होगी। हमेशा ऐसे ही होता है, ऑब्वियसली जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो अपोजिटली चार्ज आइंस के बीच में ही होती है। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा, उसको हम कहते हैं कैटाइन, जबकि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपेयरेंस होगी उसको हम कहेंगे एनाइन। ये ऑलरेडी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, जिसको मैं रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे ये मकसद देखने वाला है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मकसद क्या है। इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने का बेसिकली मकसद ये है कि एटम्स खुद को स्टेबलाइज कर लें। स्टेबलाइज करने के लिए वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें, ऑक्टेट रूल को वो फॉलो कर लें। जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऑक्टेट शेल कंप्लीट कर लेगा। जिस इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती होगी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम हैज़ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, या इस बात को आप इस तरह से कह लें कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सोडियम टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 6 ऑक्टेट। बहुत मुश्किल है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। बट ज़्यादा ईजी है कि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद सोडियम पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। अपोजिट साइड पे कौन होता है? क्लोरीन। क्लोरीन हैज़ ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स in its outermost shell. It requires only 1 electron to complete its octet. So it's very difficult for chlorine to lose its already present 7 electrons. अपने 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बट ये इजी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके आपके पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो आयोनिक कैरेक्टर की होती है, जिसमें एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि हम केमिकल फॉर्मूला जो होता है आयोनिक कंपाउंड का, उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। सो हियर हैव मेंशन कंडीशंस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी क्या कंडीशंस हो सकती हैं। सो हियर वी हैव 2 डिफरेंट कंडीशंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। पहली कंडीशन क्या है? आइंस शुड फॉलो ऑक्टेट रूल फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये हम बात कर भी कुछ चुके कि आइंस के जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हो, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हो आइंस। सेकंड क्या है? आइंस विल कंबाइन इन अ वे दैट द ओवरऑल आयोनिक कंपाउंड विल बी न्यूट्रल।
आइंस इस तरह बिहेव करें कंपाउंड के अंदर कि वो ओवरऑल कंपाउंड फॉर्मेशन करने के बाद एज ए न्यूट्रल अपने आप को शो करवाएं। ठीक, तो ये दो कंडीशंस आपने माइंड में रखी, माइंड में रखते हुए MgF2 के ऊपर आइए। मैग्नीशियम इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 2, इट हैज़ Mg2+ oxidation state, while fluorine is a member of group 7 और it has negative charge on its surface। मैग्नीशियम जो है वो +2 स्टेट में होता है और जो फ्लोरीन है वो बेसिकली फ्लोराइड स्टेट में होता है। ठीक, अब ये क्या है, चार्जेस किस तरह से अपेयर हुए बेसिकली वो देख लेते हैं। मैग्नीशियम आपके पास इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए इसने, लॉस करने की वजह से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसके अंदर कमी हो गई, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। बट फ्लोरीन के साथ क्या होता है, फ्लोरीन इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 7 है, तो इसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इसके लिए बहुत आसानी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन की ज्यादती की वजह से इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, राइट। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, तो गेन करने वाले भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, बट फ्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, F2, मतलब मैग्नीशियम का लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन 1 फ्लोरीन ने गेन किया, 2nd इलेक्ट्रॉन 2nd फ्लोरीन ने गेन किया। क्लियर है बात। तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट हो गया। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसने अपना जो मोस्ट आउटर मोस्ट शेल था वो ख़त्म कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। तो अब जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीट है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। जबकि फ्लोरीन में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद थी, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड कंडीशन आपको क्या बताई मैंने कि ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल, आप देख सकते हैं ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, 2 फ्लोरीन है, तो ओवरऑल इसके ऊपर -2 चार्ज है, +2 -2, ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाईली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड होती है, और अगर हम बात करें इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की वजह से, तो वो इसी वजह से होती है कि इनकी जो कंपाउंड के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर की है, दैट्स वाई दे पजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंडिकेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, किसी कंपाउंड पे आप कैसे इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, कैसे आप गैस करेंगे कि आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ के बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड ये कि जो बॉन्ड होगा वो बना होगा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पीछे स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे दे दिए। इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सेकंड ये चीज़ कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। सोडियम इज मेटल, बिलोंग्स टू ग्रुप 1, ब्रोमीन इज नॉन मेटल, बिलोंग्स टू ग्रुप 7, सोडियम क्लोराइड अगेन सोडियम ग्रुप 1, क्लोरीन ग्रुप 7, मेटल एंड नॉन मेटल कॉम्बिनेशन। Potassium iodide, potassium belongs to group 1, iodine belongs to group 7. Again combination of metal and non-metal. तो आप देख सकते हैं कि पहला जो एटम है आपके पास या एलिमेंट है वो मेटल है, सेकंड आपके पास नॉन मेटल है। कैल्शियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। कैल्शियम बेसिकली +2 है, तो उसके लिए जो इसके 2 लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 क्लोरीन एटम्स गेन कर रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है वो बेसिकली एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, दैट्स वाई इसको कंप्लीटली न्यूट्रल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हियर वी हैव मेंशन 2 क्लोरीन। पोटेशियम फ्लोराइड की बात करें, पोटेशियम मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम इज मेटल, फ्लोरीन इज नॉन मेटल, पोटेशियम क्लोराइड अगेन मेटल नॉन मेटल कॉम्बिनेशन,
पोटेशियम ऑक्साइड अगेन मेटल नॉन मेटल कॉम्बिनेशन, पोटेशियम इज मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, मैग्नीशियम ऑक्साइड अगेन मेटल एंड नॉन मेटल कॉम्बिनेशन। तो आयोनिक बॉन्ड की इंडिकेशन आप किस तरह कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की वैल्यूज का डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा, सेकेंड जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होगी, राइट। Now let's start about the covalent bond. What is covalent bond? The bond which is formed by the sharing of electron is referred as covalent bond. वो बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बने वो कोवलेंट बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड क्या था, जो कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को गेन करके बने, वो आपके पास आयोनिक बॉन्ड था। यहाँ पे क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ठीक है। तो जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बने उसको आप कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक। यहाँ पे दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, एक पोलर नेचर का होता है, एक नॉन पोलर नेचर का होता है। पोलर का मतलब ये है कि उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर नहीं है, पोल्स फॉर्मेशन नहीं है, वो आपके पास बनेगा सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम एटम्स के बीच में, ठीक। लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये आपके पास क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब पोल्स जनरेट नहीं हुए। पोल्स क्यों जनरेट नहीं हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। जितना एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ दीज टू एटम्स, जिसकी वजह से इनके ऊपर आइंस नहीं आ रहे। सेम एज फॉर नाइट्रोजन, सेम एज फॉर क्लोरीन। बट वाटर अमोनिया की बात करें तो ये आपके पास थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर को शो करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्यों? क्योंकि आपके पास डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है। जितनी तेज़ी के साथ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा स्पीड से या उतनी ही ज़्यादा फोर्स से हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि पोल्स जनरेट हो गए। यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर आ गया, तो दैट्स वाई इनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी दैट विल बी ऑफ पोलर नेचर। अमोनिया के केस में भी यही है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो डिफरेंट है, राइट। तो अगर हम इस बात को समराइज करें, अगर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन सेम एटम्स के बीच में होगी तो दैट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विल बी रेफर्ड एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वहाँ पे नहीं होगा, पोल्स जनरेट नहीं होंगे। बट if the covalent bond is formed in between two different atoms, then obviously there will be the difference of electronegativity present between these two atoms, as a result of which poles will generate. poles मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर अपेयर हो जाएगा, तो उस की वजह से हम उस कोवलेंट बॉन्ड को कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, राइट। कोवलेंट बॉन्ड को हम इंडिकेट किस तरह करते हैं, एटम्स के बीच में हम लाइन लगा देते हैं, एक सॉलिड लाइन लगाते हैं जो इंडिकेशन होती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, सिंपल, राइट। तो दिस इज इंडिकेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। Now here we have different types of covalent bond like single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. Single covalent bond will be represented by single line in between the atoms. इसका मतलब ये है कि एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होने का मतलब ये है, पेयर का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, राइट। सो single covalent bond is represented by single line between the atoms and it will show the sharing of two electrons or one pair of electron, right। pair of electron का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, इस बात को समझिएगा। double covalent bond will be indicated by double line in between the atoms and it will show the sharing of two pairs of electron and four electrons। दो पेयर है, इसका मतलब है कि चार इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री सॉलिड लाइंस एंड ऑब्वियसली इट विल बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और थ्री पेयर्स को अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करें तो वो 6 इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ठीक है। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक। इसकी एक एग्जाम्पल आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की।
अगर हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में जहाँ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो बेसिकली वो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है वहाँ पे, ठीक। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, एक बॉन्ड अगर आपके पास होगा मीन्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। बेसिकली ये बॉन्ड फॉर्मेशन को जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो जी.एन. लुईस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर हम इसकी कैरेक्टराइजेशन में जाएँ इस बॉन्ड की या इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं बट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि दिस इज़ अ डायरेक्शनल टाइप ऑफ बॉन्ड। ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है जिसकी वजह से हम इसकी डायरेक्शंस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और उसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि उस बॉन्ड की शेप क्या है, इस कंपाउंड की शेप क्या है। फॉर एग्जाम्पल वाटर में आपको मैंने पीछे स्लाइड में भी बताया कि इट पजेस कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इसमें डायरेक्शन है और डायरेक्शन की वजह से जो इसका कंपाउंड है यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है वाटर बेसिकली ये एंगुलर टाइप का बॉन्ड है, इसकी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है, राइट। एंगुलर टाइप का बॉन्ड का मतलब ये है कि हाइड्रोजन 2 साइड्स पे है, बीच में एक ऑक्सीजन है, तो ये एंगुलर टाइप का बेंट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होते हैं, नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होते हैं, मैंने पीछे भी बताया। अगर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे तो दैट विल बी रेफर्ड एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये बात मैंने आपको रीज़न समझा दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो आपके पास पोल्स जनरेट नहीं होंगे, उसको हम नॉन पोलर कहेंगे। वाइस वर्सा के तौर पर हम बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोल्स जनरेट होंगे, जब पोल्स जनरेट होंगे आपके पास तो उसको हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, राइट। Now comes toward the hybridization and its application. Hybridization क्या चीज़ होती है? Hybridization basically mixing of energy levels है, orbitals की mixing है, mixing of the different orbitals in the formation of the new orbitals of different energy levels is referred as hybridization। एक ऐसा process जिसमें जो एटम है, मॉलिक्यूल है, इनके ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप हो जाएं और न्यू ऑर्बिटल्स जनरेट करें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के, बट सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो, तो उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और उन ऑर्बिटल्स को जो कि न्यू ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, ठीक। तो हियर वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। द फर्स्ट वन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है? in which one s and one p orbital will be involved, it will be referred as sp hybridization। sp hybridization का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट एक सीधी लाइन जैसे स्ट्रक्चर होगा तो उसके जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल BeCl2, you can see it very clearly। If we will place Be in the middle of it and Cl2 at the sides of it, then it will produce linear structure and it will show 180 degree in between BeCl2 atoms। sp hybridization को हम diagonal hybridization भी कहते हैं। diagonal का मतलब है, डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो इस बेसिकली इसको अगर हम देखें इसकी शेप 2 साइड्स पर मुनस्सर करती है, ठीक है। one side is this and second side is this, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन में आपको मैंने बताया कि sp हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसे एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये है कि 50-50% कैरेक्टरिस्टिक होंगे, 50% s इन्वॉल्व है, 50% p इन्वॉल्व है। तो कैरेक्टराइजेशन में अगर हम देखें तो s का 50% इन्वॉल्वमेंट है और p का 50% इन्वॉल्वमेंट है। जबकि अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से जो इनका बॉन्ड एंगल है अब वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, वो आपके पास ट्राइंगुलर शेप बन जाएगा क्योंकि 3 चीज़ें आ गई हैं आपके पास। तो दैट्स वाई इट विल प्रोड्यूस ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर और इसकी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 से रिड्यूस होकर हो जाएगा 120 डिग्री। और बिकॉज ऑफ इट्स ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। और
इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, जस्ट लाइक a molecule that will involve 1s and 2p orbitals. एक s और 2p ऑर्बिटल्स की वजह से जो s और p का कॉम्बिनेशन होता है वो 33.33% और 66.66% होता है। मतलब s की इन्वॉल्वमेंट इतनी परसेंट होगी और p की इन्वॉल्वमेंट इतनी होगी, क्योंकि एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है। sp ऑर्बिटल में sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s था एक p था, तो 50-50% थे दोनों, बट यहाँ पे एक s और 2 p है, तो इनकी जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। Now comes toward the sp3 hybridization. sp3 hybridization, as the name indicates, it involves 1s and 3p involvement, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर 109.5 डिग्री हो गया है। अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट देखें तो 25% s कैरेक्टर है एंड 75% p कैरेक्टर इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट। यहाँ पे आप बॉन्ड एंगल्स देख सकते हैं कि किस तरह से बॉन्ड एंगल फॉर्मेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। एप्लीकेशंस के ऊपर बात करें अगर, तो हाइब्रिडाइजेशन की वाइड एप्लीकेशंस है इन बायोलॉजिकल फील्ड्स, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री फील्ड बट ऑल्सो इन बायोलॉजिकल फील्ड। अगर हम बायोलॉजिकल फील्ड में देखें तो बायोलॉजी में आपके पास, आपको मालूम है कि क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स बेसिकली कंटेन्स डिफरेंट जीन्स में आपके पास डीएनए होते हैं। डीएनए आपको मालूम होगा 9th क्लास में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने हो सकता है स्टडी किया होगा। और अगर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है तो वैसे भी आप लोगों को अंदाज़ा होगा इस बात का कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को अगर हम अनबाउंड करें तो वो इतना लंबा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने उसमें ये बात रखी है, एक सलाहियत रखी है कि अगर हम एक सेल के अंदर डिफरेंट 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली, उस एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर हम बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ जो है डीएनए होते हैं। एक अगर डीएनए को हम सिर्फ अनबाउंड कर दें तो उसकी लंबाई इतनी होती है कि चांद से ज़मीन तक का जो है वो डिस्टेंस कवर हो जाए। इतनी अल्लाह ताला ने उसमें सलाहियत रखी, इतनी लंबाई रखी है उसमें। हालांकि एक सेल आपको बेसिकली नेकेड आई से नज़र नहीं आता। तो खैर बात ये हो रही थी आपसे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो कि डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उनमें समटाइम्स इन्फेक्शंस हो जाते हैं। उन इन्फेक्शंस को हम डिटेक्ट किन बेसिस पे करते हैं, वो हम बेसिस, डिफरेंट बेसिस होती हैं वैसे तो डिटेक्शन करने की। तो उसमें से एक डिटेक्शन की बेसिस आपके पास हाइब्रिडाइजेशन भी है। हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे आप डिटेक्ट कर लेते हैं कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद है। सेकेंडली, क्रोमोसोम्स नॉर्मल अगर होंगे तो उनमें नॉर्मल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होगी, बट अगर एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स हो गए तो उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। जो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन होगी वो नहीं रहेगी, कुछ और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो उसके बेसिस पे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हियर वी हैव समथिंग डिफरेंट, और हियर वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ सम टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस, जिसकी वजह से हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो एप्लीकेशंस इसकी ये हैं कि इन्फेक्शियस एजेंट्स को हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद है। क्रोमोसोम के अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हेरिटेटेड जो डिजीज़ होती हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।